गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम जो लेसन है वोटर जो सीवी रमन ने लिखा है, चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनको कहा गया, जिनको भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था और प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने ये लिखा वोटर। देखिए जी, इस पाठ की सबसे इम्पोर्टेंट थीम है वो ये है कि आपको जल को क्या करना है जी, कंजर्व करना है, यानी उसका संरक्षण आपको करना है। ये इस पाठ की थीम है, अपील है, इस पे ये पाठ लिखा गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस निबंध में, वोटर निबंध में, जल संरक्षण की वास्तविक अपील की गई, जेन्युइन अपील की गई। क्यों की गई? क्योंकि सीवी रमन चाहते हैं कि भारत का या भारतीय जो किसान हो उनका वेलफेयर हो, यानी कल्याण हो, उनका फायदा हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो कृषि है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? वो पूर्ण रूप से जल पर निर्भर है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इस ऐसे में, निबंध में, जल की उपयोगिता, उसका संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार यह उपयोगी है, इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। पहली ही लाइन में रमन महोदय ने ये बात स्पष्ट कर दी कि जल का क्या महत्व है। देखिए, मैन हैज़ थ्रू द एजिज। देखिए, एजिज का अर्थ है युग। आदमी कई युगों से सोट, देखिए जी, सोट का अर्थ होता है खोजना, ढूंढना, सर्च करना। आदमी कई युगों से ढूंढ रहा है क्या? यहाँ है पहले एन इमेजनरी। इमेजनरी का अर्थ होता है जी काल्पनिक। आदमी कई युगों से काल्पनिक एलिक्जर, एलिक्जर यानी अमृत। आदमी कई युगों से काल्पनिक अमृत ऑफ लाइफ, जीवन का, यानी जो जीवन को अमरता प्रदान कर दे, ऐसा काल्पनिक अमृत खोज रहा है। और ये आ गया बीच में इन वेन, मानी मनुष्य का उस काल्पनिक अमृत को खोजना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। जल ही वो अमृत है। मैंने जैसे पहले कहा कि पहली ही लाइन में जल के महत्व को क्लियर कर देगा। और जल को किसकी संज्ञा दे दी? उसने जल को एलिक्जर यानी जल को अमृत की संज्ञा दे दी। द डिवाइन अमृत। देखिए जी, अमृत लिखा है, किसी भी भाषा, अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्द के लास्ट में आया जो ए या ई है बोला नहीं जाता। जैसे राइट की स्पेलिंग आप देख लो, WRITE, वो ई नहीं बोला जाता, वही चीज़ है सेम। डिवाइन, देवताओं से प्राप्त या दिव्य अमृत। ए ड्राउट, ये थोड़ा ध्यान से देखना। इस शब्द का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो ये शब्द याद रखना, DROUGHT। ये DROUGHT, इसका तो उच्चारण होता है ड्राउट, और जिसको कहते हैं जी सूखा। क्या कहते हैं? सूखा। और जब DRAUGHT, इसको कहते हैं जी ड्राफ्ट। क्या कहते हैं जी? ड्राफ्ट। और इस ड्राफ्ट का अर्थ होता है आपका घूंट। यहाँ लिख रहा हूँ घूंट या एक बूंद, जिसका समानार्थी इंग्लिश में यहाँ लिख रहा हूँ GULP, गल्प होता है। ठीक है जी। तो ये कह रहा है ए ड्राफ्ट ऑफ विच, जिसकी एक घूंट वोज थोट मानी जाती है, टू कन्फर, कन्फर प्रदान करना, कि देती है इमोरलिटी, अमरता। यानी पूरी लाइन को ध्यान से देखना, दोबारा बोल रहा हूँ, पाठ छोटा है लेकिन एक एक बिंदु, एक एक वर्ड का अलग ही महत्व है। वो कह रहा है कि इंसान एक काल्पनिक अमृत की खोज कर रहा है कई युगों से, यानी अमृत की खोज कर रहा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है
कि उस अमृत के एक घूंट भी यदि व्यक्ति पी ले तो क्या प्राप्त कर लेगा? अमरता प्राप्त कर लेगा। तो इंसान की ये खोज क्या है? वेन है, व्यर्थ है, जल ही वो अमृत है। ठीक है जी। बट द ट्रू एलिक्जर, लेकिन वास्तविक जो एलिक्जर है वो क्या है? ऑफ लाइफ, जीवन का, लाइज पड़ा है नियर टू अवर हैंड्स, कि वास्तविक जो अमृत है जीवन का वो कहाँ है? वो हमारे हाथों के समीप ही रहता है। और वो क्या है? जल है। फोर, क्योंकि फोर के कई अर्थ रहते हैं, मैंने पहले बताया था। जैसे बट का अर्थ केवल लेकिन नहीं होता, उसका अर्थ कई बार सिवाय भी होता है। मैंने समझाया भी था उदाहरण से, क्लास में भी बात की थी। अब बात कर रहे हैं और फोर, क्योंकि इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि ये सभी, लिक्विड का अर्थ होता है जी द्रव, लिक्विड क्या होता है? द्रव। क्योंकि ये सभी द्रव में क्या है? कॉमनेस्ट है, बिल्कुल साधारण है। जितने भी द्रव है धरती पे, उन सब में बिल्कुल साधारण सा द्रव है ये। ठीक है जी। प्लेन वाटर, साधारण जल, ये तो साधारण जल है लेकिन अमृत से कम नहीं है। देखो ध्यान से, आगे विश्व में बोधक चिन्ह भी लगा है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स, वो कह रहा है कि मुझे वह दिन याद है, या मैं वो दिन याद कर रहा हूँ, वैन, जब, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, एक ऐसी लकीर पे मैं खड़ा था, विच, जो कि, सेपरेट्स, अलग अलग करती है, बांटती है, द लीबियन डेजर्ट, लीबिया के रेगिस्तान को। ये पाठ पढ़ाते समय मैंने चित्र बना के आपको दिखाया भी था। फ्रॉम द वैली ऑफ नाइल इन इजिप्ट, लीबिया और इजिप्ट के बीच में से नील नदी जो लेक विक्टोरिया से निकलती है, मैंने आपको चित्र में बताया था। आप पाठ का समरी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, याद करना। पाठ का जो समरी है उसमें, जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें आप देखेंगे तो मैंने चित्र बना के बाकायदा आपको समझाया था कि कहाँ लीबिया है, कहाँ इजिप्ट है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। लेक विक्टोरिया से जो निकलती है नील नदी, वो किस प्रकार क्या क्या करती है वो दिखा था। अब मैं केवल शब्दों को बता रहा हूँ। देखिए, किसको देखा? नील नदी जो इजिप्ट को बनाती है और उसकी घाटी को, कि एक तरफ लीबिया का रेगिस्तान है, दूसरी तरफ नील की घाटी है। ऑन वन साइड, जिसके एक तरफ, मानी वो बोल रहा है कि मैं वहाँ खड़ा था और मैंने देखा कि उसके एक तरफ क्या था? वॉज विजिबल ए सी ऑफ ब्लोइंग सैंड। एक तरफ क्या देखा? ए सी ऑफ बिलोइंग सैंड, यानी मैंने देखा कि एक विशाल समुद्र है। सी ऑफ बिलोइंग सैंड का अर्थ होता है बादलों की तरह दिखाई देने वाला रेत का समुद्र। अब मैं इसको बादलों की संज्ञा क्यों दी गई है, देखिए। रेगिस्तान में रेत इस प्रकार की आकृति बना लेती है, इसलिए इसको कहा गया रेत का समुद्र मैंने देखा। उसमें क्या नहीं है? विदाउट ए स्पीक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग, उसमें क्या नहीं है? स्पीक ऑफ ग्रीन, स्पीक का अर्थ होता है जी कण या तिनका, तिनका, यानी उसमें हरियाली का एक तिनका नहीं है। और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, उसके ऊपर सजीव कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी वो एक ऐसा रेगिस्तान है लीबिया वाला जो वनस्पति रहित है। हालांकि जो अपने राजस्थान में है उसमें भी फलोदी के आगे एक क्षेत्र है, फलोदी जोधपुर से आगे एक क्षेत्र है, वहाँ वनस्पति नहीं है। हालांकि उसकी क्षेत्रफल कम ही है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है वो, लेकिन वहाँ कोई वन नहीं है। वो आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से रेगिस्तान है। ऐसी हालत उस लाइन पे है, क्योंकि ये उस चित्र को बनाया था, आप देख भी लीजिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ।
इधर लीबिया इजिप्ट है और यहाँ से नील नदी की घाटी नील नदी बनाती है जो नीचे लेक विक्टोरिया से निकलती है। तो यहाँ रेगिस्तान है और वहाँ दूर दूर तक कुछ भी आपको हरा भरा नहीं दिखेगा, पेड़ वृक्ष कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी। ऑन द अदर साइड, उसी की दूसरी तरफ लेवन पड़ा हुआ है ऑफ द ग्रीनेस्ट, सबसे ज़्यादा हरा, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ। वो उपजाऊ इसलिए है क्योंकि नदी अपने साथ सिल्ट का बहाव करती है। सिल्ट यानी मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आप पढ़े होंगे 10वीं कक्षा में, यदि याद हो तो। जलोढ़ मिट्टी मैदानी भागों में, गंगा यमुना इनका मैदानी भाग है, काफ़ी उपजाऊ होते हैं। वहाँ सघन आबादी है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उसका ऊपरी हिस्सा ही उपयोगी होता है। तो नदी अपने साथ साथ सलिट को कैरी करती हैं। ठीक है जी, ठीक। डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड का अर्थ होता है जी जनसंख्या, डेंसली का अर्थ होता है जी सघन। सघन स्वाभाविक बात है, जहाँ मिट्टी अच्छी होगी, सिंचाई के साधन होंगे, वह जनसंख्या अधिक होगी, रोजगार मिलता है, भूखे नहीं मरेंगे लोग, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। एरिया क्षेत्र, टू बी फाउंड आपको मिलेंगे, एनीवेयर कहीं भी, ऑन द अर्थ धरती पे, यानी धरती पे सबसे ज़्यादा हरियाली वाला क्षेत्र वो उसको मान रहा है। टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, देखिए जी, लाइफ का अर्थ तो हो गया आपका जीवन, और वेजिटेशन का अर्थ हो गया जी वनस्पति, और टीमिंग का अर्थ होता है भरना, लबालब। तो वह जीवन और वनस्पति से भरा हुआ लबालब क्षेत्र है। कौन सा? इजिप्ट का वो क्षेत्र जो नील नदी सिंचाई जहाँ होती है। व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, किस चीज़ ने यह अद्भुत अंतर पैदा किया, यानी यह अद्भुत अंतर पैदा हुआ कैसे? देखिए जी, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 13-14 मिनट के वीडियो में आप 8 लाइन देख रहे हैं। मैं चाहूँ, और आप भी जानते हैं और आप देखते भी हैं, कि अब तक हो सकता है मैं पूरा पैराग्राफ ही पढ़ा देता, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जो पाठ जितना टाइम कंज्यूम करता है, जिसके लायक है, वो मुझे पता है, उतनी मुझे समझ है, तो आप भी उसको इतनी गहराई से लें, क्योंकि फिर उससे ये रहता है कि जब उसके क्वेश्चन आंसर याद करते हैं आपको दिक्कत होगी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे ये अंतर भी, ये डिफरेंस भी समझ गए होंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। वाई इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, देखिए अब वो कह रहा है कि ये क्या है, ये अंतर क्यों है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि इट इज द वाटर ऑफ रिवर नील, ये नील नदी का पानी ही तो है। पानी को उसने किसकी संज्ञा दी थी? अमृत। किसकी संज्ञा दी थी? अमृत। और अब वो कह रहा कि ये अंतर कैसे हो रहा है? पानी की वजह से, कि ये नील नदी का पानी ही तो है। फ्लोइंग डाउन, जो बहता है, आगे चला जाता है। मैंने इस चित्र में आपको बताया था कि इस लीबिया और इजिप्ट के आगे यहाँ भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और आगे देखिए फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन, वो मेडिटेरियन सी में गिर जाता है। फ्रॉम इट्स सोर्सेज, अपने स्रोतों से, एक कपल ऑफ 1000 ऑफ माइल्स अवे, यानी अपने स्रोत से जो कि 2000 मील दूर से भूमध्य सागर तक बहती है। मतलब नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 2-3 हज़ार मील की दूरी तय करके वो भूमध्य सागर में गिर जाता है वो पानी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जियोलॉजिस्ट्स की जो भूविज्ञानी हैं, जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानी, ठीक है जी, जो धरती की सतह का अध्ययन करते हैं, भूगर्भ का अध्ययन करते हैं, टेल अस, वो हमें बताते हैं, यानी भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं, डेट की द एंटायर, संपूर्ण सोइल का अर्थ है मिट्टी, ऑफ द नील वैली, नील घाटी की, इज द क्रिएशन,
वह रचना है ऑफ द रिवर इटसेल्फ, यानी वो जो नील घाटी है उसका निर्माण या उसकी समस्त मिट्टी का सर्जन नदी ने स्वयं किया है। ये तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ कि पानी बह के आएगा तो मिट्टी अपने साथ ही लाएगा, ये तय है। ब्रोट डाउन, ब्रिंग ब्रोट है, ब्रोट लाया गया है, इकट्ठा किया गया है। क्या इकट्ठा किया गया है? देखिए, द फाइनेस्ट, फाइनेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा, सबसे शानदार। सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर, फ्लड का अर्थ होता है जी बाढ़ का पानी, और वो कह रहा है कि बाढ़ के पानी के द्वारा सबसे अच्छे फाइनेस्ट सिल्ट को, ये सिल्ट मैंने पहले बताया कि मिट्टी के छोटे छोटे कण जो बहुत उपजाऊ होते हैं, उन्हें छोटे छोटे कणों को आप ये कह सकते हैं कौन लेके आया कि बाढ़ का जो जल है वो लेके आया उन्हें कणों को। किधर? फ्रॉम द हाईलैंड्स, हाईलैंड का अर्थ होता है जी उच्च भूमि, यानी ऊंचाई पे जो जमीन है वो, ऑफ एम्बेसिया, एम्बेसिनिया, ये देखिए एम्बेसिनिया। अब आप यूँ समझे कि एम्बेसिनिया कहाँ है फिर, और उसकी मिट्टी कहाँ आई। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है लेक ऑफ विक्टोरिया, ठीक है जी। क्या है? लेक ऑफ विक्टोरिया। मैं एक अलग पेज लेता हूँ, उस पेज पर देखिएगा आप ध्यान से, मैं समझाता हूँ आपको ये पूरी कहानी, आप समझ जाएंगे। देखिए जी, ये देखिए कि ये आपका इस तरह आकृति में दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यहाँ मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर हो गया। ये इधर का कुछ हिस्सा यहाँ एशिया का है, ठीक है जी। यहाँ ये दो इस तरह आकृति में है, ये आपका इजिप्ट, ठीक है जी, और ये आपका लीबिया, ठीक है जी। यहाँ लेक ऑफ विक्टोरिया, यहाँ से झील निकलती है और नदी निकलती है, नील नदी, ये लेक ऑफ विक्टोरिया, लेक ऑफ विक्टोरिया, ठीक है जी। यहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल है इसका, और ये जाती 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 यहाँ फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है, यानी करीबन 2-3 हज़ार मील की दूरी तय करती है। ये जो क्षेत्र अभी जिसका आप नाम ले रहे हैं एम्बेसिनिया, ये फिलहाल अभी एम्बेसिनिया नाम से जाना नहीं जाता है, इसको इथोपिया, वो चित्र में भी लिखा होगा, ये यहाँ है जी। और ये जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, उच्च भूमि है। तो इस क्षेत्र को पूरे को, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसकी पूरी मिट्टी को ये नदी बाढ़ का जब समय आता है तो बहा के ले जाती है, और कहाँ छोड़ती है इस, क्योंकि ये निम्न भूमि है, नीची है ये क्षेत्र, वहाँ छोड़ देती है। और हम सब जानते हैं कि ये नीचा है, तभी इसके आगे भूमध्य सागर बना हुआ है। जो और नीचाई पे है तो पानी आगे की तरफ, हम ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी चलता है, नदियाँ चलती हैं, हम सब जानते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि लीबिया क्या है, इजिप्ट क्या है, नदी कहाँ से निकली, किसका मिट्टी, कहाँ की मिट्टी, ये यहाँ जो क्षेत्र है जिसको आप एम्बेसिनिया कह सकते हैं, उसकी मिट्टी वो लेके जा रही है। कोई डाउट अब आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ऐसा ग्राफ आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये बात आपके सारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है जी। आगे बढ़े, ठीक, आगे देखिए। एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, रिमोट का था दूरस्थ, दूरस्थ, सेंट्रल केंद्रीय, अफ्रीका। अब आप ये कह रहे हैं, देखिए मैं फिर उस चित्र को लाता हूँ, ये भी क्षेत्र है, ये आप यहाँ से और यहाँ का पूरा क्षेत्र यदि काउंट करें तो ये कैसा क्षेत्र है? सेंट्रल अफ्रीका, यानी अफ्रीका का बीच का भाग है, मध्य अफ्रीका, तो उसका भी इधर वाला हिस्सा है, उसको भी कैरी करेगी, ठीक है जी। देखिए, एंड लेड डाउन थ्रू द एजिज, और ऐसा युगों से चला आ रहा है, मतलब कई वर्षों चला आ रहा है, इन द, अच्छा ये कर क्या रहा है? देखिए, लेड डाउन थ्रू द एजिज, कई युगों से ले जा रहा है, वहाँ पटक रहा है,
इन दी ट्राउ, यानी इसका अर्थ होता है जी गर्त, दर्रा। क्या होता है जी? गर्त या दर्रा। थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू सी, और इन्हीं दर्रों या गर्त से होते हुए, देख लेना ध्यान से मीनिंग, इन्हीं गर्त या दर्रों से होते हुए नील नदी फ्लो गिरती है इनटू सी, समुद्र में। वो एक बार दोबारा लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, मान लो एक नदी का बहाव ये है, तो ये इस बहाव क्षेत्र को जमीन काटती रहेगी, काटती रहेगी, काटती रहेगी, और ये घटी नुमा क्षेत्र जगह ले लेगा, और इसकी को वो कह रहा है कि वो क्या है? दर्रा है। ध्यान रखना, ये दर्रा है। ठीक है, आगे देखिए। इजिप्ट, इनफैक्ट इजिप्ट जो वास्तव में है, वॉज मेड बाई इट्स रिवर, यानी इजिप्ट का निर्माण, इजिप्ट यानी मिस्र देश, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। आप सब जानते हैं, मोसोपोटामिया नाम भी आता है, कई बार आपने सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ते हैं, उसके संबंध में मोसोपोटामिया कुछ ऐसा नाम है। वो कह रहा है कि मिस्र वास्तव में, मिस्र को बनाने में किसका योगदान है? इट्स रिवर, उसकी नदियों का। तो आप सब जानते हैं गंगा एक बड़ी नदी है, नील एक बड़ी नदी है। इसका मतलब नील नदी की भी अनेक सहायक नदियाँ होंगी और जो इजिप्ट को बनाती हैं। ठीक है जी। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, वो ये कह रहा है कि इसके सबसे प्राचीन, एंशियंट प्राचीन, सिविलाइजेशन सभ्यता, वॉज क्रिएटेड का सर्जन किया गया, एंड इज सस्टेन बाई, और उसका सर्जन और उसे सस्टेन का अर्थ बनाए रखना, द लाइफ गिविंग वाटर्स, यानी जीवन दायिनी पानी, लाइफ गिविंग जीवन रेखा, जीवन देने वाला, वाटर का अर्थ होता है पानी। ये बहुवचन लिखा है, इसका मतलब आप समझे जल के स्रोत के लिए। वैसे तो वाटर आपको पता है, आप 1 2 3 4 गिन नहीं सकते, तो उसका एक वचन बहुवचन होता ही नहीं है, सेम होता है। लेकिन आप ये वाटर्स लिखा है, इसका मतलब जल के जो स्रोत हैं, झील, नदी, नदियाँ, नाले, वो विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर। ये कह रहा है कि वर्षों से जो बहता हुआ जो जल है, जो उसको चला रहा है, वही इस प्राचीन सभ्यता का निर्माण करता है, और उसी ने इस सबसे, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता को बनाए रखा विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। देखिए जी, रेगुलरिटी का अर्थ होता है जी नियमितता, और ये वर्ड बहुत बार आता है। इसका अर्थ होता है बिना रुके, बिना किसी गलती के, लगातार चलते रहना, ये इसने बताया। ठीक है जी। आप शायद ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ गए होंगे, और जिस प्रकार मैंने समझाया है उतना ही टाइम देके यदि आप समझेंगे तो ये भी तय हुआ कि आप समझ जाएंगे। पहली 2 लाइन में क्या कहा गया कि मनुष्य वैसे ही व्यर्थ में ही कई सालों से अमृत को खोज रहा है, जबकि वास्तविक अमृत क्या है? जल है। दूसरा कि ये पानी ही है जो बहुत परिवर्तन पैदा कर देता है। उदाहरण किसका दिया? लीबिया और इजिप्ट का। फिर बताया इजिप्ट को किसने बनाया? नील नदी ने। और मानचित्र से मैंने आपको समझा दिया कि नील नदी कहाँ से निकलती है और किसका मिट्टी कैरी करती है, एम्बेसिया कहाँ है, सेंट्रल अफ्रीका कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अपने पास संसाधन तो उच्च स्तर के नहीं हैं, और उच्च स्तर के संसाधन वाले वीडियो भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखना, अपना जो सीमित संसाधन है उसमें, उस सीमित संसाधन में आपको जो जिस तरीके से बताया जाता है, जो सामग्री आपको दी जाती है, अपनी उस सामग्री की तुलना करना आप मुझे, और मुझे बताना फिर सुझाव के रूप में नीचे कमेंट में कि क्या हम उस लेवल की बात आपको दे पा रहे हैं। हम क्या, आप सीधा मुझसे मेरा ही नाम लें कि क्या मैं आपको उस लेवल का पढ़ा पा रहा हूँ, या फिर और सुधार की गुंजाइश है, आप मुझे बताएं, ताकि सुधार ज़रूरी है और कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, तो मैं और सुधार करूँगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई गिव दिस एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एंड गिव
मैनी अदर्स, और भी उदाहरण दे सकता हूँ। यानी मैंने जो कही वही बात ये बता रहा है कि जल के महत्व को समझाने के लिए उसने इजिप्ट और लीबिया का उदाहरण उठाया, जो मैंने आपको समझा दिया भूगोल के अनुसार। टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कॉमन सामान्य, सामान्य, वो कह रहा है कि मैं इस बात पे जोर देने के लिए कि ये जो सामान्य सा सब्सटेंस है, सब्सटेंस का अर्थ पदार्थ होता है, आप सब जानते हैं, एलिमेंट होता है, विच वी टेक फॉर ग्रांट इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसको हम हमारे दैनिक जीवन में बड़ी आसानी से, फॉर ग्रांटेड का देखिए, काइंडली ग्रांट मी टुडे लीव, देना, जिसको हम अब यहाँ टेक है तो लेना, जिसको हम बड़ी ही सहूलियत से लेते हैं रोजाना के जीवन में, इज द मोस्ट पोटेंट, और वही सामान्य सा, जो सामान्य सा पदार्थ है जिसको हम दैनिक जीवन में बड़ी आसानी से काम लेते हैं, वही इस पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, पोटेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कि इस धरती के तल पे, फेस का अर्थ या तल है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक आश्चर्यजनक वस्तु है, यानी वंडरफुल, आश्चर्यजनक आप कह सकते हैं, और पोटेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक वस्तु इस धरती पे क्या है। इस पाठ के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछेगा तो आपका उत्तर रहेगा वाटर, दी एलिक्जर, यानी अमृत। ठीक है जी। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, वास्ट का अर्थ होता है जी विशाल, सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है जी महत्व, महत्व, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशाल महत्व निभाता है, किसमें, इन शेपिंग, बनाने में, द कोर्स ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री, यानी पृथ्वी के इतिहास के मार्ग की रचना करने में, शेपिंग रचना, कोर्स मार्ग, इंडिया अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास की, एंड कंटिन्यूज, और उसको जारी रखता है, टू प्ले, निभाने में, द लीडिंग, अग्रणी, रोल, भूमिका, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, यानी जीवन रूपी, वो कह रहा है कि जीवन रूपी जो नाटक है उसको चलाने में जल प्रमुख भूमिका निभाता है। सही बात है, जीवन एक ड्रामा है, लाइफ, आप पढ़े भी होंगे, याद हो तो, क्या पढ़े, विलियम शेक्सपियर की पोएम पढ़े, 7 एजेस ऑफ मैन, और उसमें कहा गया है कि मानव जीवन सिर्फ एक क्या है, एक ड्रामा है, एक मंच है, ये जो पूरी दुनिया है ये एक मंच है, यहाँ लोग आते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं करते हैं और चले जाते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे सतह की ग्रह पर, हमारे ग्रह की सतह पर जीवन रूपी नाटक में यह जल अग्रणी भूमिका निभाता है, ये कहा गया, और यह जल ही है जो पृथ्वी के इतिहास की मार्ग की जो रचना है, यानी पृथ्वी का जो इतिहास है उसकी रचना करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। यानी सरल शब्दों में आप यूँ समझें, ये तो किताबी भाषा हुई, सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का इतिहास जल के बिना संभव नहीं था, मानव सभ्यता जल के बिना संभव नहीं थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, विच एड्स, जो बढ़ा दे, सो मच टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, कंट्री का अर्थ था देहात का क्षेत्र, देहात का क्षेत्र, कि पानी के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो देहात के सौंदर्य क्षेत्र का क्या बढ़ा दे, ब्यूटी, सौंदर्य बढ़ा दे। सही बात है भाई, वहाँ तो जल ही कर सकता है सब कुछ। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, वो कह रहा है कि चाहे इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, चाहे वो भले ही, बी आप भले ही कह सकते हैं, एक छोटी सी स्ट्रीम करता है धारा, चाहे वो एक छोटी सी धारा ही हो, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, चाहे वो एक छोटी सी धारा ही क्यों ना हो
जो ट्रिकलिंग का अर्थ होता है जी टपकना, बूंद बूंद टपकना। कहाँ से निकल रही है? चट्टानों के ऊपर से धीरे धीरे बहती एक छोटी सी धारा ही क्यों ना हो, या फिर और ए लिटिल पॉन्ड, भले ही वो एक छोटा सा जलाशय ही क्यों ना हो, बाय द साइड वे, यानी मार्ग के बगल में, साइड वे यानी कोई मार्ग है, कोई रास्ता, उसके बगल में चाहे एक छोटा सा तालाब ही क्यों ना हो, वेयर जहाँ द कैटल मवेशी क्वेंच दे थ्रिस्ट फॉर एन इवनिंग, जहाँ मवेशी आते हैं और क्वेंच करते हैं, क्वेंच का अर्थ होता है प्यास बुझाना, जहाँ मवेशी अपनी प्यास बुझाते हैं, रोड के बगल में बना हुआ चाहे छोटा सा पौंड ही क्यों ना हो। ठीक है जी। द रेन फेड टैंक्स, वर्षा जल से भरे तालाब, फेड करता भरे हुए, टैंक तालाब, द रेन वर्षा जल से भरे हुए, डेट आर सो कॉमन, जो बिल्कुल साधारण बात है, इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में बहुत सामान्य बात है। लेकिन आगे लिखा देखिए, अलास, लेकिन दुख की बात है, ऑफन अक्सर, सो सैडली नेग्लेक्टेड, उनकी अक्सर सो सैडली नेग्लेक्ट का अर्थ होता है घोर उपेक्षा की जाती है, कोई ध्यान नहीं देता, इन देयर मेंटेनेंस, उनके रख रखाव का, आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, जबकि वो एक चीयरिंग साइट है। चीयरिंग का अर्थ होता है आनंद देने वाला, आनंद देने वाला, जब वो भरे होते हैं लबालब, लेकिन कोई देखभाल नहीं करता, बड़े दुख की बात है। सीवी रमन दक्षिण भारतीय हैं, इसलिए कह रहे हैं, देयर आर ऑफ कोर्स, कि वे निसंदेह, सैलो, सैलो का अर्थ होता है ज़्यादा गहरे नहीं होते, यानी आप कह सकते हैं थोड़े ही गहरे होते हैं, बट दिस इज लेस इविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, किंतु यह लेस इविडेंट है, कम प्रमाणित है, कम सुस्पष्ट है कि जल यानी जो कीचड़ जो है क्या होता है, सिल्ट लेडन, कि वो कीचड़ से, सिल्ट मैंने अभी कहा कि मिट्टी के साथ जो थोड़ी 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 ऊपर से कट के आ जाता है पानी, उससे भरे होते हैं। थ्रो द लाइट बैक, और रोशनी लौटा देता है, मानी उसमें प्रकाश जाएगा तो उसका परावर्तन होगा। द बॉटम डजेंट देयर फोर शो अप, और इसीलिए उसका पेंदा दिखाई नहीं देता। पेंदा आपको पता स्वच्छ जल का दिखाई देता है, और वहाँ जो पानी जाता है वो मटमिला होता है, क्योंकि आसपास की मिट्टी वो कैरी करता है, हम उसकी सफाई देख रेख करते नहीं हैं। दीज टैंक्स, और ये जो तालाब हैं, प्ले निभाते हैं ए वाइटल महत्वपूर्ण रोल, भूमिका इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय कृषि में, इन मैसूर, और मैसूर में फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम, और इन्हें छोटे छोटे तालाबों में मैसूर में बहुत से चावल उगाए जाते हैं, चावल की खेती की जाती है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, और इन तालाब में से कुछ तालाब आश्चर्यजनक से रूप से बहुत बड़े बड़े हैं। इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, ये एक अद्भुत दृश्य है, टू सी, देखने के लिए, द सनराइज, जब सूर्य उगता है, एंड सेट ओवर वन ऑफ देम, और ऐसे ही तालाब के ऊपर यदि सूर्य उदय होता है या अस्त होता है तो उस दृश्य को देखना बड़ा ही मार्मिक होता है, सुंदर होता है, अद्भुत होता है। वाटर, जल, इन ए लैंडस्केप, कि भूदृश्य में जल में बी कंपेयर्ड, उसकी तुलना की जा सकती है, टू द आईज इन ए ह्यूमन फेस, जिस प्रकार मानव के लिए आंखें हैं वैसे ही धरती पे जल आँखों के बराबर है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, ये क्या करता है, इस समय के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है जी दिखाना। बीइंग ब्राइट एंड ग्रे, जब सूर्य चमकता है, आगे लिखा है व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है तो ये क्या होता है, ब्राइट एंड गे होता है, यानी जब सूर्य चमकता है तो यह भी चमकता है, ब्राइट होता है। जैसे जैसे सूर्य चमकता है तो वो जल जो है वो भी चमकता है।
टर्निंग टू डार्क, और फिर वो क्या हो जाता है, एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट। देखिए जी, ओवरकास्ट का अर्थ होता है जी बादल छा जाना, और जब आकाश में बादल छाते हैं तो ये डार्क हो जाता है, डार्क यानी सांवला। और ग्लूमी का अर्थ होता है जी धुंधला, धुंधला। तो आप कह सकते हैं ये मॉनसून के मौसम की चर्चा कर रहा है। फिलहाल वो दृश्य हमें बता रहा है कि उस दृश्य में ऐसा होता है जब पूरे आसमान में बादल छाते हैं तो नीचे बने बने छोटे छोटे तालाब बड़े ही शानदार होते हैं, इनका रंग नीला पड़ जाता है, सांवला पड़ जाता है, डार्क हो जाता है, और ये धुंधले धुंधले नज़र आते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कई बार बरसात होती है तो दिन में भी अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार इस 2 नंबर पैराग्राफ में भी जल को महत्व को दर्शाने के लिए अलग अलग दृश्यों को हमारे सामने CV रमन ने उकेरा है। इससे आगे हम कल देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भी इसको इसी प्रकार पढ़ें। आप कम पढ़ें, जरूरी नहीं आप रोज़ाना 10 घंटे पढ़ें, लेकिन जितना पढ़े उतना इतना समझ आना चाहिए कि आप भी, आपसे कोई पूछे, आपका क्लासमेट पूछे या दूसरी क्लास का विद्यार्थी पूछे कि हाँ जी वो जो वाटर लेसन है पहला समझ आ गया क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल आ गया। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सामने वाले की भी हेल्प कर सकें, उसको भी बता सकें कि ना समझ आया तो मैं आपको बताता हूँ जी ये बातें इसमें लिखी है। आई होप आप इसको एंजॉय किए होंगे। आगे हम कल देखेंगे।